नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 6 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 15वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? चौथा विकल्प दिया गया है, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, केवल एकमात्र एक ही यही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, सिर्फ एकमात्र, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो केवल एक पक्ष की बात करते हैं, विकल्प को निगेटिव बना देते हैं। इसलिए आपको सोचना ही नहीं था, ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहा जा रहा है कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की अगर एज की मैं बात करूं तो देखिए, 0 से 2 साल तो आपका हो गया शैशवावस्था। उसके बाद से 2 से लेकर के लगभग 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था के बीच में ही आता है। जैसे कि 2 से लेकर के 6 वर्ष तक तो हमारा पूर्व बाल्यावस्था हो गया। उसके बाद से 6 से लेकर के 9 साल तक मध्य बाल्यावस्था और 9 से लेकर के 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है। तो 2 से लेकर के 12 साल का जो एज है वो हमारा बाल्यावस्था का एज है। अब इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक यानी जिसे हम लोग किसी मात्रा में नाप सकें। जैसे कि हाइट बोली जाए तो उसे हम लोग मीटर में, फीट में या फिर सेंटीमीटर में, इंच में नाप सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि संवेग को क्या आप फीट में नाप सकते हैं? आप बोल सकते हैं क्या कि 5 फुट संवेग बच्चे में विकसित हुआ, या फिर केजी में नाप सकते हैं क्या कि 5 किलो केजी उसका संवेग विकसित हुआ? तो जो संवेग होता है वो 2 से लेकर के 12 साल की एज में विभिन्न प्रकार के बच्चों में संवेग जनरेट होते हैं, इमोशंस जनरेट होते हैं। तो ये जो संवेग का विकास है ये मात्रात्मक नहीं है। आप इसको मात्रा में तौल नहीं सकते कि 5 किलो संवेग का विकास हुआ था। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था में, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यह बच्चे के जन्म लेने से लेकर के विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। तो बच्चे का जन्म तो 0 साल पे हो जा रहा है ना। 0 से 2 साल तक तो इस बाल्यावस्था में काउंट ही नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था की एज तो 2+ शुरू हो रही है और वो 12 वर्ष तक चल रही है, यानी 2 से लेकर के 12 साल। अब बाल्यावस्था की जो अवस्था है वो 2 से 12 साल है, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि जन्म से लेकर के उसके विद्यालय जाने तक को ये अभिलक्षित करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि 0 से 2 साल तो बाल्यावस्था में आ ही नहीं रहा है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह एक शारीरिक संरचना है। शारीरिक संरचना यानी कि शरीर में होने वाले परिवर्तन की बात की जा रही। तो बाल्यावस्था में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक परिवर्तन भी होता है। क्योंकि देखिए, यहां पर 2+ का जो एज है, कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 5 वर्षों में बन जाते हैं। यानी कि शुरुआत के 5 वर्षों में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तेजी से हो रहा होता है। तो ये केवल शारीरिक संरचना से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ा हुआ है, बच्चों के संवेगात्मक विकास से भी जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल चीजों से भी जुड़ा हुआ है। ये केवल शारीरिक संरचना की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, यह एक सामाजिक संरचना। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब मैं ये बात करता हूं कि यह एक सामाजिक संरचना है, इसका मतलब यह हुआ कि समाज के द्वारा यह पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कैसे? इसको समझिएगा। जैसे कि एक बच्चे का जन्म अगर नेपाल में हो रहा है, और एक बच्चे का जन्म अमेरिका में हो रहा है, एक बच्चे का जन्म इंडिया में हो रहा है, तो तीनों में बाल्यावस्था के दौरान यानी 2 से लेकर के 12 वर्ष के दौरान उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनके जो रंगों का कलर है, वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा उनके समाज के द्वारा, उनके परिवेश के द्वारा। कैसे प्रभावित होगा? जो नेपाल का बंदा है उसकी हाइट रिस्पेक्टिवली इंडिया और अमेरिका की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहां के लोग थोड़े हाइट में कम होते हैं, ठीक है। तो एक तो बच्चे का जो हाइट है वो किससे प्रभावित हो रहा है? उसके परिवेश से। और परिवेश क्या होगा हम समाज के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कलर की मैं बात कर रहा हूं वो भी भिन्न होगा उसके एक तरीके से समाज की वजह से, यानी किस प्रकार का वहां पर क्लाइमेट है, किस प्रकार का वहां पर जलवायु है, किस प्रकार का मौसम है, उससे भी उनके बॉडी का कलर चेंज होता है। तो ये भी उसका जो क्लाइमेट था वो किसका पार्ट हो जाएगा? परिवेश का पार्ट होगा, पर्यावरण का पार्ट होगा, समाज का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें बाल्यावस्था के जो विभिन्न गुण होते हैं वो चीजें, और जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, बच्चे का जो व्यवहार होगा वो कहीं ना कहीं समाज से डिसाइड हो रहा होगा, क्योंकि जिस समाज में वो रहेगा उसी के हिसाब से तो वो अनुक्रिया करेगा। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, यानी बाल विकास के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला दिया गया बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग में देखते हैं। जैविक प्रवर्ग कहने का मतलब कि जो जन्मजात होता है, यानी कि जन्म से ही उसका विकास तय कर दिया गया है, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, बच्चे का जो विकास होता है वो उसके आनुवांशिकता के साथ साथ उसके पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। कैसे? एक उदाहरण मैं देता हूं। आप मान लीजिए कि एक उत्तम किस्म का बीज बो रहे हैं, उत्तम किस्म का बीज जिसमें उसके आनुवांशिक लक्षण अच्छे हैं, उत्तम है, ठीक है। अब उस दौरान मान लीजिए उस वर्ष बीज बोने के बाद से बारिश ही नहीं हुई। बारिश क्या था? पर्यावरण का पार्ट था। तो आप कितना भी आनुवांशिक अच्छा वाला बीज बो दीजिए, बारिश नहीं होगी, यानी पर्यावरण नहीं रहेगा, तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता, यानी फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर ये मान लीजिए कि पर्यावरण बहुत अच्छा मिला, यानी बारिश बहुत हुई, लेकिन बीज उत्तम किस्म का नहीं था, उस दौरान भी वहां पर फसल अच्छा नहीं होगा। यानी कि इन्वायरमेंट के साथ साथ आनुवांशिक दोनों जरूरी है। और यहां पर क्या बोला जा रहा है? जैविक प्रवर्ग, यानी जन्म से केवल डिसाइड करने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से सीधे तौर पर केवल आनुवंशिकता की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया जा रहा है। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे को एक दैहिक के सत्व के रूप में देखते हैं। तो यह भी केवल एक पक्ष की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं। अब जैसे बाल्यावस्था के जो चरण है 3 चरण में बांटा गया है, केवल उसकी बात कर रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा संकुचित हो गया ना। ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 4 देखिए, माफ कीजिएगा। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। ये विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था की जो 3 अवस्थाएं थी, जो कि 2 से लेकर के 12 वर्ष तक चल रही हैं, उसमें अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग समाज के द्वारा आने की वजह से बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वहां पर जो 2 से 12 साल का उनका विकास हो रहा होगा, वहां के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। और इंडिया में बच्चा पैदा हुआ है तो क्या बोलेगा? हिंदी बोलना सीखेगा। इसी प्रकार से अगर चाइना में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो चाइनीज बोलेगा। यानी कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, जो उनकी संस्कृति है, वो उसके विकास पर पूरी तरीके से प्रभाव डाल रही है। अब बच्चे के विकास में उसकी भाषा विकास भी आती है। भाषा कैसे प्रभावित हुआ? सीधे तौर पर उसके संस्कृति की वजह से। और जो बच्चे का विकास है वो सामाजिक तौर पर प्रभावित हो रहा होता है। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि समाज यानी परिवेश से किस प्रकार के बच्चों के हाइट प्रभावित हो रहे थे, किस प्रकार से उनका कलर प्रभावित हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। रचनावादी संरचना यानी कि सीधे तौर पर हमसे लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही संरचनावाद से जुड़े हुए थे। संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे स्वतः खुद करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। अब देखिए, हमारे पास एक और सिद्धांत है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताया कि बच्चे के अंदर जन्म से कोई भी नैतिकता नहीं होती है। बच्चा नैतिकता के साथ जन्म लेता ही नहीं है। तो यह विकल्प तो पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है। निष्क्रिय यानी कि निष्क्रिय होकर के चीजों को एक तरीके से केवल अनुकरण करके सीख रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, उस सेंस में है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि रचनावाद यह मानता है कि बच्चे सक्रिय होकर के सक्रिय सहभागिता के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं, ना कि निष्क्रिय। निष्क्रिय वर्ड यहां पर निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से अपने अनुभवों से आकार लेता है। तो देखिए, बच्चे ब्लैंक स्लेट के तौर पर नहीं देखे जा सकते। क्यों नहीं देखे जा सकते? क्योंकि बच्चे का जन्म जब परिवार में हुआ, उसके बाद से जब समाज के संपर्क में आया, परिवेश के संपर्क में आया, तो कुछ ना कुछ अपने परिवेश में वो देख रहा है, और जो कुछ भी वो देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया। अब उसके अनुभव के आधार पर जब वो पहली बार विद्यालय जाता है तो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर के जाता है। उसको ब्लैंक स्लेट या फिर कोरा कागज नहीं समझा जा सकता। यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आगे के विकल्प पहले वाले में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव जरूर लगेगा, जिसका जीवन पूरी तरीके से अपने अनुभव से आकार लेता है। यानी कि जिस प्रकार से बच्चा खुद करके सीख रहा है, करके सीखना यानी उसका अनुभव हो गया, और उससे वो चीजों को जनरेट कर रहा होता है, यानी अपने संज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। ये यहां तक तो पॉजिटिव है, लेकिन ब्लैंक स्लेट की वजह से ये निगेटिव हुआ है। ब्लैंक स्लेट कोरा कागज आप नहीं कह सकते बच्चे को, इस वजह से निगेटिव हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः खोज के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से करते हैं। यहां पर देखिए, अन्वेषक कहा गया, यानी खोजकर्ता कहा गया, और वैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव, और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। देखिए, अमूर्त प्रस्ताव की बात की गई है। अमूर्त रूप से बच्चा कब चिंतन कर लगेगा? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी आयु 11+ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे के अनुसार विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना कर एक केक बनाती है। इस तरह सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठीक है, यानी कि YouTube से वीडियो देख करके वो केक बनाना सीख रही है। इस प्रकार के चरण को क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, इसके माध्यम से यह बताया गया कि जब किसी काम को करने से किसी को पुनर्बलन मिल रहा है, यानी एक काम किया किसी ने और उसके अगेंस्ट में उसको कुछ एक तरीके से पॉजिटिव चीज मिल रहा है, तो वो काम को बार बार दोहराना चाहेगा। तो इस प्रकार का कोई भी यहां पर चरण नहीं है। जो अनीता है वो यूट्यूब से देख करके केक बना रही है। अगर उसको पुनर्बलन मिला होता, केक अच्छा लगा होता, तो दोबारा अगर केक बनाती, तब इसे हम लोग क्रिया प्रसूत कह सकते थे। लेकिन यहां पर एक ही बार केवल बनाया गया, और क्रिया प्रसूत में क्या होता है, एक ही क्रिया को बार बार दोहराया जाता है अगर उसे पुनर्बलन मिलता है तो। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत नहीं कह सकते। तीसरा देखिए, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। अंतर्दृष्टि यानी कि जैसे कि जो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, कोहलर का सिद्धांत, जिसमें जो चिंपैंजी था उसको अचानक से सूझ आता है कि किस प्रकार से वो लकड़ी का यूज करके केले को प्राप्त करता है। तो अंतर्दृष्टि नहीं है, क्योंकि अंतर्दृष्टि में जो सूझ है वो व्यक्ति के अंदर ही है और वो अचानक से क्लिक करेगा बच्चे को, अनीता को। लेकिन अनीता ने अपने सूझ से नहीं बनाया है, वो यूट्यूब को देख करके बना रही है, तो ये उसके अंदर सूझ नहीं कह सकते, निगेटिव हो गया। पहला देखिए, शास्त्रीय अनुकूलन। आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, इसमें जो अनुकूलन किया गया था, यानी एक ही जैसे कुत्ते को पहले खाना दिया गया और तुरंत घंटी बजाया गया, उसके बाद से अगले दिन भी खाना दिया गया और तुरंत घंटी बजाया गया, उसके बाद से कुछ दिन यही प्रक्रिया चलाई गई, उसके बाद से केवल घंटी बजाया जाने लगा और खाना नहीं दिया गया। तो पहले दिन से खाना देकर के कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती थी। इसी प्रकार से बार बार वो लार टपकती थी, और उसने क्या किया कि खाना देने के तुरंत बाद जब घंटी बजाई जाती थी या फिर घंटी बजा करके खाना दिया जाता था, तो कुत्ते ने यह समझ लिया कि घंटी बजाने पर मुझे खाना मिलता ही मिलता है। तो वो अगली बार क्या हुआ कि घंटी बजाने मात्र से लार टपकाने लगा, क्योंकि उसके मन में यह बैठ चुका था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, और उस खाने को पाने के लिए उसके मन में लड्डू फूटने लगता है और वो लार टपकने लगता है उसके मुंह से। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय अनुकूलन। यानी कि किसी एक उद्दीपक, जो खाना यहां पर रियल उद्दीपक था, रियल स्टिमुलस था, उसको एक रिप्लेस कर दिया गया एक बनावटी या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी उद्दीपक से, जो कि घंटी बजाना था। तो यहां पर रियल स्टिमुलस को रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एस्टैब्लिश किया जाता है शास्त्रीय अनुकूलन में। तो इस प्रकार का कोई भी इस प्रश्न में नहीं दिया गया, यहां पर प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से बनाया गया है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अवलोकन अधिगम। यूट्यूब वीडियो से देखना, यानी जो अनीता है वो अवलोकन करके सीख रही है और सीखने के माध्यम से बना रही है, अवलोकन अधिगम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मन के मीन सीधे तौर पर आप मोती समझ लीजिए, 20 लकड़ी के मोती दिए गए हैं भूरे रंग के, ठीक है, और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मन के दिए गए हैं, यानी मोती दिए गए हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मन के हैं या भूरे रंग के अधिक मन के हैं, यानी तुम्हारे पास सफेद रंग के ज्यादा मोती हैं या फिर भूरे रंग के ज्यादा मोती हैं। तो उसके पास 20 भूरे रंग के थे, यानी भूरे रंग का ज्यादा मोती था। तो लड़का ये कहता है, बालक कहता है कि भूरे रंग के अधिक मन के हैं, यानी भूरे रंग का अधिक मोती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तो एज ग्रुप अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में देखा था कि संवेदी गामा 0 से 2 साल होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+ होता है। तो आप खुद देखिए ना कि बच्चे कलर पहचानना कब शुरू कर देते हैं? जब बच्चा थोड़ा बहुत अपना होश संभाला तो वो कलर पहचानने लगता है और वो गिनती भी धीरे धीरे सीख जाता है। यहां पर देखिए 2 से 7 साल का जो एज दिया गया है, जब 7 साल का बच्चा होगा तो 6 साल में तो उसका एडमिशन प्राइमरी में हो चुका होगा, और 3 से 6 साल के बीच में वह प्री प्राइमरी स्कूल में जा रहा होगा, यानी प्लेवे और ये सभी चीजें जो होती हैं उसमें जा रहा होगा। यानी इस एज ग्रुप में बच्चा कलर को भी पहचानना शुरू कर देगा और साथ ही साथ काउंटिंग भी शुरू कर देता है, यानी इसी एज में बच्चे को समझ में आ जाएगा कि किस कलर के मन के यानी मोती ज्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये हमसे पूछा जा रहा है।
पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद से जुड़े हुए थे और उनका जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी उन्होंने बताया था कि बच्चे समूह में अंतःक्रिया चर्चा करके ही सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पादन पर बल देना। हस्तांतरण करना यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि बच्चा बिल्कुल कोरा कागज है और उसका जिस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप से डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं पेन ड्राइव में, उस प्रकार से बच्चे के माइंड में ट्रांसफर किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जो थे वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे। वो ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता होते हैं। वो अपना ज्ञान खुद निर्माण करेगा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, ना कि उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी यहां पर देखिए, हूबहू पुनरुत्पत्ति यानी कि जिस प्रकार से बच्चे ने सीखा रट करके उसी तरीके से उगल देने के सेंस में है, यानी वही चीजें रट करके उत्पादित कर देने के सेंस में है। तो कोई भी चीज अगर रटी जाती है तो वो हमेशा निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना। रटना, याद करना, स्मरण, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना। सजा हमेशा निगेटिव सेंस में माना जाएगा, चाहे आप शारीरिक सजा की बात करें या फिर शाब्दिक सजा की बात करें। ठीक है, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, बच्चों के चिंतन को आलंबन पाड़ प्रदान करना। आलंबन या फिर पाड़ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है, जो कि लेव वाइगोत्स्की का ही टर्म था। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? शुरुआती मदद देना। जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। जब बच्चे पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो उनके परिजन के द्वारा या फिर उसके मित्र के द्वारा उसको पीछे से पकड़ करके सपोर्ट दिया जाता है ताकि बच्चा गिर ना जाए। लेकिन जब एक बार बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो उसको जीवन पर्यंत वो सपोर्ट नहीं दिया जाता। यानी कि ऐसा कोई भी मदद जो कि बच्चे को शुरुआती सीखने में मदद करे, उसे हम लोग पाड़ कहते हैं। और ये टर्म लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था और प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया परिपक्वता। तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की बात की जाए तो ये जो है जीन पियाजे का टर्म है, ना कि लेव वाइगोत्स्की का। हमारा उत्तर नहीं होगा। पुनर्बलन, तो लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। वो बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं सामाजिक तौर पर चीजों को समझने के लिए, तो यहां पर पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं होती है उनको। लेव वाइगोत्स्की मांगते थे, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया। तो यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसका नाम ही था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। वो मानते थे कि समाज में अंतःक्रिया करना, एक दूसरे से बातचीत करना, एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जिससे हम लोग बातचीत करें जो हमारे संज्ञान से एक स्तर ऊंचा है, वो हमारे संज्ञान में वृद्धि कर सकता है। और ये कैसे हो रहा है? बातचीत के दौरान, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, यानी जो हिंज ने चोरी किया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? देखिए, यह कहानी तो आपने सुना होगा, अगर बीएड बीटीसी की है तो हिंज वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो अपना सिद्धांत देने से पहले जो बच्चों को सुनाया गया था, इसके माध्यम से उन्होंने कुछ बच्चों को एक कहानी सुनाई, हिंज का कहानी, जिसमें उसकी पत्नी को एक बीमारी था जिसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन उसी के पड़ोस में रहने वाला एक डॉक्टर उस बीमारी का एक दवाई बना लिया, एक इलाज बना लिया। ठीक है, उसके बाद से जब डॉक्टर को पता चला कि हिंज की पत्नी को यह बीमारी है, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उसने दवाई का रेट जो था वो रातों रात 4 गुना बढ़ा दिया। अब हिंज के पास पहले से पैसे नहीं थे और वो और 4 गुना बढ़ने की वजह से और ज़्यादा परेशान हो गया और जगह जगह से अपने परिवार मित्रों से और सब जगह प्रयास कर लिया, लेकिन वो पैसे नहीं जुटा पाया। सब कुछ थक हार कर जब उसे ये लगा कि मेरी पत्नी अब मर जाएगी, तो उसे बचाने के लिए उसने सब कुछ त्यागते हुए जो डॉक्टर था उसके घर में रात में चोरी कर लिया और दवा को चुरा करके अपनी पत्नी का जीवन बचा लिया। अब यहां पर बच्चों से पूछा गया, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था कि बच्चों को यह दुविधा देकर के पूछा कि आप इसे सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं। तो देखिए, समाज के द्वारा जो कानून बनाया गया है हमें उसका पालन करना होता है, अन्यथा समाज हमें बहिष्कृत कर देगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि लड़के लड़की अगर किसी समाज में भाग करके शादी कर लेते हैं तो उनका जो समाज होता है, जो स्थानीय परिवेश होता है, वो उनके गांव से या फिर समाज से बहिष्कृत कर देता है, यानी उनको बाहर निकाल देता है। यानी कि जो समाज ने हमारे ऊपर कानून थोपे हैं,
ठीक है, वो सही है अथवा गलत है, उसका हमें पालन करना चाहिए, ये कानून कहता है, सामाजिक कानून कहता है। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसे यह लगता है कि समाज ने जो कानून बना दिया वो 100% सही है और किसी भी स्थिति में उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जब उसे यह लगता है कि समाज ने जो कानून बनाया वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर एज ए इंडिविजुअल मुझे उसके कानून के वजह से किसी अपने को खोना पड़े या फिर बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़े तो मैं अपने इस नैतिकता में कुछ परिवर्तन कर करके अपने पत्नी को बचाने के लिए हर वो संभव अपनाऊंगा। और इसीलिए जो हिंज था उसे ये लगा कि मेरी पत्नी मर जाएगी तो इस नैतिकता का लेकर मैं करूंगा क्या। इस वजह से उसने क्या किया कि चोरी कर ली और समाज के कानून को अलग कर दिया, किनारे कर दिया। तो ये कौन सी अवस्था होती है? इसे हम लोग सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समाज के द्वारा जो कानून बनाया गया है उससे ऊपर उठ करके लोग जो हैं वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। देखिए, समाज ने कानून बनाया हुआ था कि चोरी करना पाप है, बावजूद इसके दूसरे की भलाई, यानी अपनी पत्नी, उसके खुद के लिए तो वो चोरी कर नहीं रहा था, दूसरे की भलाई, अपनी पत्नी के लिए वो चोरी करने के लिए भी तैयार हो गया। यानी कि समाज के कानून से ऊपर उठ करके अगर दूसरे की भलाई की जाती है तो उसे सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहते हैं। और इस बच्चे किशोर के द्वारा यही विचार किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो हिंज को सही ठहरा रहा है, चोरी करने को सही ठहरा रहा है, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसा था कि चोरी कर करके अगर किसी की जान बच रही है तो वो ज्यादा बड़ा नैतिकता था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां जनजातीय त्यौहार एक ही समय पर पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो एनसीएफ जो ये कहता है कि बच्चों के विद्यालय को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना चाहिए। तो बच्चे का जो परिवेश है वो कैसा परिवेश है? जनजातीय है, यानी कि वहां पर उस परिवेश से संबंधित जब कोई त्यौहार होगा तो विद्यालय में छुट्टी होगी। क्यों होगी? क्योंकि बच्चे अपने त्यौहार को सही ढंग से मना पाए, यानी कहीं ना कहीं बच्चों के परिवेश को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चों के जो बाहरी जीवन है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। और इसके माध्यम से ये क्या है? विद्यालय में लचीलापन किया गया, विद्यालय व्यवस्था में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पहले विकल्प की बात करें, पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, तो ये गलत है। घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असततता, देखिए असततता होता तब तो छुट्टी और त्यौहार एक ही समय पे होता नहीं। ठीक है, यानी जब त्यौहार होता तब तो छुट्टी नहीं दिया जाता, अगर असतत होता तो। ये सतत है, इस वजह से ये गलत हो गया। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? देखिए, जब अपनी बात करें यानी अपने अंदर झांकने की बात करें, खुद की बात करें, तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कहते हैं और उसी को हिंदी में अंतः वैयक्तिक कहते हैं। और अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, किसी दूसरे की, तो हम लोग उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, यानी कि अंतरा वैयक्तिक। ठीक है, अंतरा मतलब कि दूसरा और अंतः मतलब कि खुद का, अपने अंदर की बात करता है अंतः। ठीक है, तो यहां पर हमें अपनी खुद की भावनात्मक अवस्था और संवेगों की बात करनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 अंतः वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत जो है वह 1981 में सेंड्रा बेम के द्वारा एक तरीके से दिया गया था यह सिद्धांत। और इस सिद्धांत में यह बताया गया कि लिंग का विकास कैसे होता है, लिंग का विकास कैसे होता है, यह समझाने के लिए सूचना प्रसंस्करण उपागम के उपयोग को लिंग स्कीमा सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, ये इसमें व्याख्या किया गया इस सिद्धांत के अनुसार। और यह सिद्धांत किसने दिया है? 1981 में सेंड्रा बेम ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपनी पीढ़ी से पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी एक ऐसे बालक की बात की जा रही है जो पहली बार विद्यालय जा रहा है अपनी पूरी पीढ़ी में। ठीक है, तो उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, यानी कि निजी शिक्षण यानी कि निजी ट्यूशन की बात की जा रही है, जो कि सैलरी बेस हो, यानी कि टीचर को सैलरी देने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है।
एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी है कि विद्यालय में रहते हुए ही बच्चे का शिक्षण करना है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते प्राइवेट ट्यूशन के लिए, और अगर मजबूर कर रहे हैं तो ये आप अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आपको 5 से 6 घंटे विद्यालय में दिया गया है, वो मोर देन सफिशिएंट है बच्चों का संज्ञानात्मक अधिगम विकास करने के संदर्भ में। अगर आपको प्राइवेट ट्यूशन देने की जरूरत पड़ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अवैध वसूली के तौर पर देखा जाएगा, निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे बारंबार विद्यालयी अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। अगर वो अपने आप ही पढ़ लेता तो फिर उसे विद्यालय आने की आवश्यकता क्यों थी? अगर आप उसे बार बार घर भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। दूसरा विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। देखिए, किसी भी आधार पर एक बच्चे का दूसरे से आप एक तरीके से अलगाव या फिर भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। यहां पर बच्चा पहली बार विद्यालय जा रहा है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर हो सकता है कि पिछड़ा हो, जो कि अभी शिक्षा के मुख्य धारा में उसकी पीढ़ी आई ही नहीं थी। तो आप किसी भी आधार पर बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते या फिर उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि समावेशी का पूरी तरीके से विरोध होता है अगर आप उसको दूसरे स्कूल भेजने की बात करते हैं। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। यानी कि हम कक्षा में कुछ इस प्रकार से एक्टिविटी करें ताकि बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको कक्षा में शामिल किया जाए। शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है सम्मान की नजर से देख रहे हैं, यानी उसको भी ये लगना चाहिए कि हमारे भी परिवेश से जुड़ी हुई बातों को महत्व दिया जा रहा है। इससे बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा और थोड़ा सा पढ़ने में, अधिगम में अपना ध्यान लगाएगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में रचनात्मक मूल्यांकन की पैरवी की गई है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो आपका सत्र के अंत में परीक्षा हो रहा होता है, यानी वार्षिक परीक्षा, उसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। और दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि आपके सत्र के बीच में एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चों को आ रही समस्याओं को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे रचनात्मक बोलते हैं, और यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की ही पैरवी करता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो यह निगेटिव है, इसे प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया कि एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। देखिए, मानक परीक्षा कहीं पर भी दिख जाए आपको वो हमेशा निगेटिव मान करके चलना है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बालक भी है, श्रवण बाधित बालक भी है। तो कैसे यह संभव है कि एक ही मानक परीक्षा के माध्यम से आप दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित का एक परीक्षा ले पाए? जैसे कि आप अगर लिखित परीक्षा लेने जाते हैं तो दृष्टिबाधित उसको परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो देखा ही नहीं सकता, तो पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा कैसे देगा? और अगर आप मौखिक परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसमें श्रवण बाधित जो है वो सुन करके आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता। तो इस दौरान समावेशी कक्षा होने के लिए मानक परीक्षा होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबकी जरूरतें अलग हैं और यहां पर बच्चों के संज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए, ना कि उसके अक्षमता का परीक्षा होना चाहिए। अगर आप लिखित परीक्षा करा रहे हैं तो बच्चे की अक्षमता का आप परीक्षा ले रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर किसी एक बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो नहीं देख सकता है, और आप उसके बेस पर उसका परीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे का कितना समझ है उसकी परीक्षा लेनी है, ना कि उसकी अक्षमता का। ठीक है, तो मानक परीक्षा हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थी से ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की जाए, यानी दूसरे बच्चों से तुलना करने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, एक कक्षा में समावेशी होने की वजह से बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। जब बहुत प्रतिभाशाली बालक का बहुत कमजोर से तुलना होता है तो कमजोर बालक तो वैसे ही सीखने में उसको परेशानी हो रही है, उसे यह लगेगा कि कक्षा में मेरी तुलना करके, मेरे नंबर्स की तुलना करके कहीं ना कहीं मुझे और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे बच्चे में निगेटिव इमोशंस जनरेट होगा और बच्चे का जो संवेग होता है, इमोशन होता है, वो पूरी तरीके से बच्चे के संज्ञान को प्रभावित कर रहा होता है। अगर निगेटिव इमोशन है तो निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा और अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करेगा। यहां पर तुलना करने से बच्चे में निगेटिविटी आएगी, यानी निगेटिव इमोशन की वजह से उसका संज्ञान निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा। इस वजह से विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एनईपी 2020 विद्यार्थियों को समग्र आकलन प्रस्तावित करती है। समग्र यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए समग्र 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। उसी की बात की गई है, समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान,
एवं भूमिका निर्वहन सम्मिलित किया गया हो। यानी कि बहुत सारे विधियों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करना है, किसी एक रिजिड मेथड से बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है, क्योंकि बच्चे समावेशी कक्षा में पढ़ रहे हैं जिसमें प्रत्येक की जरूरत अलग है, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है। और यहां पर केवल पेपर पेंसिल से परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के गतिविधि एक्टिविटी में उनका किस प्रकार से भूमिका निर्वहन है उसके भी माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यही विकल्प 3 में कहा जा रहा है और यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करेगी। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को इनहांस करेगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना। तो नकल करने में कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चे बस देख करके उसको कॉपी में लिख रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, परोक्ष या प्रत्यक्ष निर्देश देना, यानी कि टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को, तो इसमें भी कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेद को कई बार लिखना, तो इसमें भी सीधे नकल की बात की जा रही है, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मानस मंथन करना। मानस मंथन को ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, यानी कि किसी टॉपिक पर विचारों को केंद्रित करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, यह होता है मानस मंथन। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। निगेटिव सेंस में पूछा गया है, कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है तीक्ष्ण उत्सुकता, यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, उत्सुक होंगे तभी तो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे चीजों के बारे में सीखने के लिए, खुद करके सीखने के लिए, तो ये तो प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। विषय वस्तु की तीव्र समझ, यानी बच्चे कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ पा रहे हैं, तो ये तो प्रतिभाशाली का लक्षण है ना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। परिशुद्धि की इच्छा, यानी कि बच्चा बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहता है, एक्यूरेट होना चाहता है अपने उत्तर को लेकर के, तो ये भी प्रतिभाशाली बच्चे की लक्षण है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, जानकारी का धीमा अवशोषण, यानी बच्चे जानकारी को धीमे धीमे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, यानी धीरे धीरे सीख पा रहे हैं, तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे विद्यार्थी में कौन सा लक्षण नहीं है प्रतिभाशाली का, ये पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है। पक्ष पोषित यानी कि किसको सपोर्ट करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब लॉन्च किया गया था, उससे पहले जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते थे उनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था होती थी, लेकिन उसके बाद से इन विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांग होते थे उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाए जाने के संदर्भ में पैरवी की गई, और उनको भी, दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सामान्य विद्यार्थी मानते हुए सामान्य बच्चों के साथ समावेशी कक्षा में एक साथ पढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो ये किस लिए लाया गया था, देखिए ये इसलिए लाया गया था कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे एक साथ एक कक्षा के बीच, एक कक्षा के नीचे पढ़ेंगे। तो पृथकीकरण यानी अलगाव की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। नामीकरण यानी कि नॉमिनेट करने की बात कर रहा है, यानी कि दिव्यांग बच्चों को अलग कुछ नाम देकर के अलग विद्यालय भेजने की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एकीकरण नहीं होगा। समावेशन यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। समावेशन क्यों, क्योंकि जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो सामान्य विद्यार्थी के साथ समावेशित हो पाए समावेशी कक्षा में, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें दुरुस्त करने के लिए किसमें बदलाव करना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए, समावेशी शिक्षा कॉन्सेप्ट किसके लिए लाया गया था, अधिगमकर्ताओं के लिए, यानी बच्चों के लिए, जो कि उनको मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कि सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ पा रहे थे, जैसे कि दृष्टि बाधित हो गया या फिर श्रवण बाधित हो गया, उनको भी सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाए जाने की बात करता है समावेशी शिक्षा। यानी कि ये किसको दुरुस्त कर रहा है, विद्यार्थियों को दुरुस्त कर रहा है जो कि अभी तक उस कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रहे थे। तो यहां पर देखिए, अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली में बदलना चाहिए। तंत्र प्रणाली क्या हो गया, यानी जो सिस्टम है, जो स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसमें बदलाव करने की बात करता है। कैसे, जैसे कि जो दिव्यांग बच्चा है उसके लिए जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगा, बिल्डिंग इस प्रकार से बनेगा कि वहां पर जो इस प्रकार के स्टेयर्स होते हैं, इसके साथ ही साथ स्लोप वाले भी स्टेयर हो, ताकि बच्चे का जो व्हील चेयर है इसके माध्यम से विद्यालय में ऊपर जा सके। साथ ही साथ लिफ्ट की व्यवस्था हो, अगर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं उनको जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसी पर पहले ही कक्षा में उनको बैठने की व्यवस्था की जाए। ये सब कुछ
क्या किसका पार्ट है? तंत्र प्रणाली का, यानी स्कूल के सिस्टम मैनेजमेंट का ये एक तरीके से पार्ट है जिसको दुरुस्त करने की बात की जा रही है, यानी जिसको बदलने की बात की जा रही है। किसके लिए? अधिगमकर्ता के लिए। तभी ये सभी विद्यार्थी हैं जो दिव्यांग हैं या फिर किसी भी प्रकार की अक्षमता से जूझ रहे हैं, वो उनको समावेशित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने में, संख्या संप्रत्ययों को उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? तो यहां पर देखिए संख्याओं की बात की जा रही है, यानी अंकों की बात की जा रही है। अंकों में बच्चे को समस्या आ रही है, तो अंक या फिर संख्याओं में जो समस्या आती है उसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं, जिसे हिंदी में गुणज वैफल्य कहते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारक चलन यानी कि क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? ध्यान से समझिएगा, हमसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसे बालक जो कि दिव्यांग है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते पैर में दिव्यांगता की वजह से, उनके सफल समावेशन में कौन सा बाधक है, यानी कौन सा निगेटिव है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि रिजिड प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन होगा। जैसे कि मान लीजिए खेल, कुछ गतिविधि कराई जा रही है, खेल वाली गतिविधि, उसमें अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अगर व्यापक मूल्यांकन होगा तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि ठीक है आप मूवमेंट नहीं कर सकते तो आप इस गतिविधि में पार्टिसिपेट मत करिए। ये कब होगा? जब व्यापक मूल्यांकन होगा। अगर आप रिजिड हो जाएंगे कि नहीं सभी बच्चों को इस प्रकार से मूल्यांकन में सम्मिलित होना ही होगा, तो वो बच्चा तो पहले से ही मूवमेंट में सक्षम नहीं है क्योंकि दिव्यांग था। तो अगर वो संकुचित मूल्यांकन होता तो निश्चित तौर पर उसको प्रेशराइज किया जाता कि आपको इस मूल्यांकन से प्रोसेस से गुजरना ही होगा। व्यापक मूल्यांकन है, इसलिए उसका उस प्रोसेस से हटा करके किसी दूसरी विधि से मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति, यानी हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए उस दिव्यांग बच्चे के प्रति, वो थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल रिजिड सामान्य बच्चों की तरह कहें कि नहीं तुम भी दौड़ो तुम भी दौड़ो, ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर थोड़ी सी मर्सी होनी चाहिए उसके प्रति, क्योंकि उसकी कुछ अक्षमता है जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं सकता या फिर गतिविधि वाले एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसमें कुछ मूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला देखिए, लचीला पाठ्यक्रम, यानी कि जो करिकुलम होना चाहिए उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मूवमेंट वाले जो भी एक्टिविटी हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज ए टीचर हमको, कि बच्चा जब मूव नहीं कर पा रहा तो ठीक है भैया, जब नहीं कर पा रहा तो उसको थोड़ा सा राहत दिया जाए कि ठीक है आप मूव नहीं कर सकते हैं, दिव्यांग है इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करिए। ठीक है, तो ये लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, अगम्य आधारभूत संरचना, यानी कि अगम्य यानी कि रिजिड की बात की जा रही है, और आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए मान लीजिए ये स्कूल की बिल्डिंग है, तो इस प्रकार का मान लीजिए इसमें पहले से स्टेयर्स लगा हुआ है, इस प्रकार का स्टेयर है, तो इस स्टेयर को लेकर के बिल्कुल जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल रिजिड है कि नहीं इसी स्टेयर से आपको ऊपर जाना है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चा, ये देखिए ना, बच्चा दिव्यांग है, वो मूव कर ही नहीं सकता। मान लीजिए व्हील चेयर का भी प्रयोग कर रहा है तो वो इस सीढ़ी पर चढ़ेगा कहाँ? ये तो तब संभव होगा ना कि जब बच्चे के लिए स्लोप वाली सीढ़ी बनाई जाए और यहां पर बच्चा अपने व्हील चेयर के माध्यम से ऊपर स्लोप पर जा सकता है किसी व्यक्ति के पीछे से सपोर्ट देने की वजह से। तो यहां पर अगर हम लोग रिजिड हो जाएं कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जैसे सामान्य बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के समावेशन में बाधा होगा जो कि दिव्यांग है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा बाधक है, तो विकल्प नंबर 2 यहां पर बाधक है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि, यानी कक्षा का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो उत्तर भी पॉजिटिव सेंस में ही होना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह बैठें और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए। सिर्फ, एकमात्र, केवल, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर भी सिर्फ की बात की गई है, विकल्प पढ़ना ही नहीं है, विकल्प गलत हो गया। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये सभी विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, विकल्प पढ़ना ही नहीं है, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर के एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। यानी कि कक्षा में अलग अलग बहुत प्रतिभाशाली बालक भी होंगे, बहुत कमजोर बालक भी होंगे, तो उनकी सफलता क्या है या फिर उनकी विफलता क्या है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, बहुत सुंदर है या फिर बहुत कम सुंदर है, तो उस सेंस में इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबको एक समान अगर देखा जाएगा, एक नजरिए से देखा जाएगा, तभी कक्षा का वातावरण सकारात्मक होगा। यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ। जैसे देखिए एनसीईआरटी 2005 बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। परिवेश में बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे परिवेश में जो कुछ भी देख रहे हैं वो उनका अनुभव हो गया, अनुभव यानी कि पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए ही परिवेश से जोड़ने की बात की जाती है बच्चों के विद्यालय को। ठीक है, तो यानी कि जो पूर्व ज्ञान है और जो समझ है वो कहीं ना कहीं उसको आगे की शिक्षा से जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं, तो ये सूक्ष्म भूमिका नहीं बल्कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है, यानी कि इसका कोई भी रोल नहीं है, उस सेंस में कहा जा रहा है, निगेटिव हो गया। पहला देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, उस सेंस में आया हुआ है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बारंबार पुरस्कार और सजा देना। सजा हमेशा निगेटिव होगा, चाहे आप शारीरिक सजा की बात करें या फिर शाब्दिक सजा की बात करें, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। निर्देशन यानी कि इंस्ट्रक्शन देने की बात की जा रही है। बच्चे केवल इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं। आज बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता नहीं बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो केवल इंस्ट्रक्शन से, केवल निर्देश से बच्चा नहीं सीखेगा, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल और पुनरावृत्ति यानी एक ही चीज को रिपीट करने की बात की जा रही है, मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है, यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। जितना ज्यादा बच्चे पूछताछ करेंगे उतना ही वो चीजों के बारे में, नई चीजों के बारे में खोज रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीईआरटी 2005 दोनों अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देने की बात करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं, और अन्वेषण यानी कुछ खोजने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे सक्रिय होंगे, और जब बच्चे सक्रिय होकर के किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तभी उनका जो अधिगम होता है वो एक तरीके से अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित देती है। यहां पर सिर्फ देख करके इसको निगेटिव मत समझ लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ जो है इसको निगेटिव कर रहा है, लेकिन यहां पर ना फिर इसको पॉजिटिव कर दे रहा है, क्योंकि दो निगेटिव वर्ड हैं, इस वजह से ये भी निगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो गया। ऐसे समझिए ना कि सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर निर्भर ना रहने की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर अब सिर्फ पॉजिटिव सेंस में देखा जाएगा, तो थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतिएगा। अगर केवल सिर्फ देख करके आप इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि यह कहा जा रहा है कि अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन को, अपने ज्ञान को बढ़ाने की बात की जा रही है। केवल हम किताबों पर निर्भर ना रहें, केवल किताबी कीड़ा ना बन जाए। तो ये तो विकल्प बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से भी देख करके सीख रहे हैं, अपने समुदाय से भी सीख रहे हैं, और एमकेओ के माध्यम से भी। एमकेओ क्या होता है? लेव वाइगोस्की ने जो टर्म दिया था एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हम एक दूसरे से बातचीत के दौरान भी कई चीज़ों को सीख रहे होते हैं जो हमसे संज्ञानात्मक स्तर में थोड़ा सा भी ऊंचा है, यानी हमसे थोड़ा सा भी ज़्यादा जानता है, वो हमारे संज्ञान में वृद्धि कर सकता है, ये लेव वाइगोस्की ने कहा था। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कई स्रोत हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का, केवल किताब ही नहीं है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये विकल्प पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए कारण क्या बताया गया है, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे और टीचर परस्पर सहयोग के माध्यम से सीखेंगे तभी तो वो एक तरीके से किताबी ज्ञान से हट करके अलग विभिन्न स्रोतों की बात कर रहा है। तो इस वजह से ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों में चिंतनशील यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है होने के लिए प्रोत्साहित करने में विद्यार्थी में किस प्रकार का विकास करने में मदद मिलेगी। तो इसे समालोचनात्मक चिंतन विकास करने में मदद मिलेगी, यानी बच्चों को क्रिटिकली थिंकिंग करने में, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, समस्या समाधान के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में मदद करेगी। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि स्व
स्वानुभाविक। स्वानुभाविक को जब मैं यहाँ पर तोड़ता हूँ तो देखिए, स्व मतलब हो गया अपना और अनुभविक मतलब कि अपना अनुभव, यानी कि बच्चा जो कुछ भी परिवेश में देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया। अब उस अनुभव के आधार पर समस्या को सॉल्व किया जा रहा है, यानी तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रिजल्ट पता है और उस रिजल्ट से पीछे जा करके हम सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की विधि है। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया। पहला देखिए, साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रकार्यात्मक आबद्धता, यानी इसको फिक्सडिटी बोलते हैं, यानी कि हम बिल्कुल रिजिड है कि नहीं एक ही विधि से, इसका नाम होता है अंग्रेजी में फंक्शनल, यानी कि फंक्शनली हम रिजिड है कि एक ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जब भैया उस विधि से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हम क्यों रिजिड बनेंगे, हम दूसरा अल्टरनेट प्रोसेस अपनाएंगे। और ये विकल्प कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल रिजिड है कि इसी विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, नहीं भी हो रहा है फिर भी अटके पड़े हैं लेकिन उसी विधि को लेकर के पकड़े हुए हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है। अब बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो देखिए, कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि त्रुटियां भी बच्चों के अधिगम का पार्ट है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि देखिए, आप हो सकता है कि पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और आप असफल रह गए हों। आप असफल हो गए, ये आपकी त्रुटि के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन आपने प्रयास जरूर किया था, भले ही आप असफल हो गए, आपने प्रयास किया था, उस प्रयास की बदौलत आपको कम से कम ये एहसास जरूर हुआ होगा कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अब आपके व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ कि मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। ये कैसे हुआ? आपके प्रयास के माध्यम से। और जब भी हम प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को तो अधिगम कहते हैं। यानी भले ही आप असफल हो गए थे, आपने त्रुटि की, बावजूद इसके अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो इसे अधिगम बोला जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर बच्चों को उत्तर बता देना, तो ये तो निगेटिव हो गया ना। अगर मान लीजिए बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, आप लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों की कॉपी में देखते होंगे कि कुछ बच्चा लिखा हुआ है, अगर कुछ गलती है तो वहां पर रेड पेन से सर्किल करके ऊपर लिख दिया जाता है। क्या इससे बच्चे को फीडबैक मिला कि उसने क्या गलती किया था? बच्चे को ये फीडबैक ही नहीं दिया जा रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं। जब बच्चे को फीडबैक नहीं मिला तो भविष्य में वो इस प्रकार की गलती दोबारा दोहराएगा। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है ना। यानी कि बच्चे को आप बता ही नहीं रहे कि आप ये गलती किए हैं और आप उसका नंबर काट रहे हैं, यानी ये तो एक तरीके से, सीधे तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं एज ए टीचर, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थी दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना, तिरस्कृत यानी कि उसका तिरस्कार करना, अपमान करना, उस सेंस में आया हुआ है। तो अपमान जो होता है वो निगेटिव फीलिंग बच्चे में जनरेट करेगा, निगेटिव इमोशंस जनरेट करेगा, और बच्चे का जो संवेग होता है, जो इमोशंस होता है, वो डायरेक्टली बच्चे के संज्ञान को प्रभावित कर रहा होता है। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करेगा, और अगर निगेटिव इमोशन है तो निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। यहां पर तिरस्कार या फिर अपमान निगेटिव इमोशन होने की वजह से बच्चे का संज्ञान निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा। चूंकि ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना चाहिए। अब यहां पर बच्चे को जब बोला गया कि आप अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उस प्रोसेस पर फिर से एक बार क्रिटिकल थिंकिंग करिए, तो बच्चे को थोड़ा सा ये एहसास होगा कि हाँ, हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की है। वो बच्चा फिर से अपने प्रॉब्लम पर चिंतन करेगा तो कहीं ना कहीं वो सही रिजल्ट तक पहुंच सकता है, और इससे बच्चे को फीडबैक भी मिला कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। तो ये भी वाला विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? प्यार और सम्मान कहीं ना कहीं बच्चे में पॉजिटिव इमोशन को जनरेट करेंगे। जब बच्चे को आप सम्मान की नज़र से देखते हैं तो बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होगी, पॉजिटिव इमोशन जनरेट होंगे, और बच्चे का जो इमोशन होता है, जो संवेग होता है, बच्चे के संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव इमोशन बच्चे में जनरेट करेंगे, इसलिए उसका संज्ञान भी पॉजिटिव तौर पर प्रभावित होगा, बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा। तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, तर्क क्या दिया गया है, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, संवेग भूमिका निभाते हैं पॉजिटिव तौर पर, अगर पॉजिटिव इमोशन होगा, और इसीलिए कहा गया है कि उनको प्यार और सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सही है, और स्टेटमेंट ए की सही तरीके से व्याख्या करता है कि प्यार और सम्मान क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि संवेग जो है वो पूरी तरीके से बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इंटरनल मोटिवेशन की वजह से बच्चा खुद इंटरेस्टेड होता है, खुद रुचि ले रहा होता है पढ़ने के संदर्भ में, अधिगम करने के संदर्भ में। बाकी अगर आप किसी बाहरी कारक की वजह से पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा। अब यहां पर मोटिवेशन क्या है, प्रशंसा पाना, और प्रशंसा क्या है, किसी बाहरी लोग के द्वारा ही तो प्रशंसा किया जाएगा, यानी ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ना कि इंटरनल। प्रश्न में हमसे इंटरनल पूछा गया था, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा। अब सजा क्या है, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे, कई बार क्या होता है, देखिए सजा को आप निगेटिव के तौर पर मत लीजिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे बचपन में आप अपना बचपन याद करिए, जब पापा ऑफिस से घर आते थे या फिर काम पर से घर लौटते थे तो दिन भर हम लोग खेलते रहते थे, लेकिन जैसे हमें पता चलता था कि अब ऑफिस से आने का समय हो गया, हम लोग तुरंत दौड़ भाग करके सब कुछ अपना काम छोड़ करके और कॉपी लेकर के बैठ जाते थे। क्यों बैठते थे, क्योंकि हमारे अंदर डर ये था कि अगर पापा हमें देख लेंगे कि हम खेल रहे हैं तो हो सकता है हमें डांट पड़ जाए। तो उस डांट से, उस सजा से बचने के लिए हम लोग पढ़ रहे होते थे। तो क्या होता है कि बच्चों में डर होना भी जरूरी है, और इस वजह से यहां पर जो सजा है वो एक्सटर्नली मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, इसको निगेटिव तौर पर मत लीजिएगा, ये मोटिवेशन का काम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया, क्योंकि ये एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहा है बच्चे को। ठीक है, और प्रश्न हमसे इंटरनल मोटिवेशन के बारे में पूछा गया था, इस वजह से निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों से मेरी अच्छी छवि बन जाए। अब मुझे अपना इमेज बनाना है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करें, इस वजह से मैं ये कार्य करना चाह रहा हूं। तो मैं किस पर डिपेंडेंट हूं, तारीफ पर, और इस वजह से मैं ये कार्य कर रहा हूं। यानी तारीफ दूसरे लोग करेंगे, बाहरी लोग करेंगे, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट हो गया। और प्रश्न हमसे इंटरनल पूछा गया था, गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि यह मुझे इसे करने में आनंद आता है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिस काम में बच्चा रुचि लेगा, जब बच्चे के अंदर खुद इंटरेस्ट होगा, तभी वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है किसी काम को करने के संदर्भ में। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करेगा। निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो विकल्प भी निगेटिव होना चाहिए। चौथा विकल्प दिया गया है लचीली समय सारणी, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बोला जा रहा है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे कि मान लीजिए आप एक गणित की कक्षा में मैथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैथ पढ़ाने के दौरान अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहेंगे कि अगली पीरियड भी मैं ले लूं ताकि बच्चे को ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट ना छोड़ा जाए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए, तो ये कैसे संभव है, जब जो हमारा टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले कक्षा वाले टीचर आकर के धमकाने लगे, नहीं आप हटिए मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होगा तभी तो आपको वो अगला वाला पीरियड मिल सकता है। तो लचीला समय सारणी होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, यानी कि फॉर्मेटिव पेडागोजी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की जरूरतों के हिसाब से हम अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करें, तो ये भी पॉजिटिव है ना। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा दिया गया है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो कक्षा में एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद से बच्चों का मूल्यांकन कर रहा होता है, उसकी आ रही समस्याओं को जानने के लिए, उसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को सफल बनाएगा, क्योंकि बच्चे के जो भी डाउट होंगे इस रचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन करने के बाद से फिर से बच्चे को हो सकता है रेमेडियल टीचिंग दिया जाए, तो उससे बच्चे की सभी डाउट, सभी मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएंगे और बच्चा सफल होगा। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कठोर पाठ्यचर्या, ये विकल्प निगेटिव है, यानी कि रिजिड एक तरीके से करिकुलम की बात कर रहा है। तो आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है, कुछ साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। तो यहां पर अगर कठोर पाठ्यचर्या होगा तो एक ही विधि से बच्चों को पढ़ाए जाने की बात की जा रही होगी, तो ये बच्चों में सफलता में बाधक उत्पन्न होगा, क्योंकि जो बच्चे की जरूरत पूरी नहीं होगी, जाहिर सी बात है वो सही से अधिगम नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पा रहा है अधिगम यानी कि उसकी सफलता में बाधक होगा। और यही हमसे पूछा गया था कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, तो विकल्प नंबर 1 बाधा उत्पन्न करेगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।